साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जारडा, जैसलमेर से। साथियों, कल के मंथन में जो हमने पॉइंट दिया था वो आरोपी 3 का अनचेंज वाला, कई लोगों ने अपने व्हाट्सएप भी भेजे, कई लोगों ने फ़ोन भी किए, कई लोगों ने मैसेज भी डाले और कई लोगों ने अपना वो स्क्रीनशॉट भी भेजा और साथ में ये भी बताया कि भाई आगे फिर कैसे होगा ये, और ये अनचेंज एकदम समझ से बाहर की बात है कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो आज हम मंथन करेंगे। साथ में सभी साथियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि आप मुझसे ये उम्मीद तो कभी ना करें कि मैं बल्ले बल्ले या खुशखबरी वो नसीब से मेरे पास आती नहीं है। क्यों नहीं आती है कि जब होती नहीं है तो मैं दिखाऊं कैसे। अब जो दिखा रहे हैं बल्ले बल्ले, ठीक है ना, खुशखबरी, वो उनके 20-20 लाख फॉलोवर है, ठीक है ना। और मैं 2015 से लेके अभी तक अपना जैसा भी एक दो बनाता जा रहा हूँ, जिसके हिसाब से या जैसे भी है। लेकिन मैंने पिछले 1 सितंबर के बाद में लेके 1 साल हो गया बनाते हुए। तो मेरे पास कोई ऐसी खबर आई नहीं कि जो जवानों के हित की हो, विधवाओं की हित को हो, या हमारे रिजर्विस्ट की हित, किसी भी एक कम्युनिटी जो हमारी सोल्जर से लगती है जिसकी हित की हो तो मैं बताऊं ना, नहीं तो मैं क्या बताऊं। और जब तक खुशखबरी और ये बल्ले बल्ले और खाते में आने वाले पैसे के बारे में नहीं बताऊंगा तो कोई न तो सब्सक्राइब करेगा, ना कोई मुझे जो मेरे वीडियो को फॉरवर्ड करेगा, और न वो कोई संज्ञान लेगा। मैंने आज ही, मुझे पता नहीं था, किसी ने बोला भाई अपना रिव्यू तो देखा करो ना, कि आप चैनल में जाकर रिव्यू देखा तो मुझे बड़ा ये शौक लगा कि 50 से, यानी कि 55 से ऊपर के एवरेज जो है हमारे, जो मेरे दर्शक है, वो 34 और 30%, 64% है, ठीक है ना। 64% है जो 55 से ऊपर के लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं। तो मैं उनको सभी को हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलता हूं कि ये चीज़ मुझे आज टेक्निकली जब मुझे किसी ने समझा कि आपको अपना हर 28 दिन में एक बार रिव्यू देखना चाहिए कि भाई आपकी वीडियो किसने देखे, किसने नहीं देखे, क्या परसेंटेज रही, किधर देखे, किस साइड में ज़्यादा गए, तो ये सब समझ में आता। लेकिन मैं तो अपना काम करके अपने काम में लग जाता हूँ। भाई कोई चीज़ को ढूंढना पड़ता है ना, या उसको कहीं न कहीं से निकालना पड़ता है, तो वो चीज़ हम लेके सामने आते हैं, बताते हैं कि भाई ये हमारे साथ में धोखा हुआ। अभी 1 रैंक 1 पेंशन थी क्या? वो थी कि जब हमारा 70 से 50% कर दिया था, तो उस टाइम बोला था कि जब हम दोबारा 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे तो उस टाइम जिस रैंक की जो पेमेंट होगी वही पेमेंट पीछे वालों की हो जाएगी। बस इसका सिंपल सा इतना मीनिंग था। यही मीनिंग कोशियारी कमेटी में दिया हुआ है, यही मीनिंग। इसलिए मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। और यही जो हमारे साथ में 2013 के अंदर जो एक 17 पेज का एक जो हमारे जो संगठन थे, और साथ में जो डिफेंस के अपने वित्त मंत्रालय के ये जो सहायक थे, अब DSW के, ये सभी जो इनके सेक्रेटरीज थे, इनके साथ में जो मीटिंग हुई थी, उसके अंदर यही बोला गया था कि हाई एवरेज लेंगे और हाई एवरेज से जो पेमेंट आपकी बनेगी वो सबकी बराबर हो जाएगी। लेकिन ये बाद में 7/11/2015 में दूसरी गवर्नमेंट आ गई और इसने अच्छी तरह से ठोक दिया, और ठोक भी ऐसा दिया कि वो अब नासूर बन गया है। और ये नासूर जब तक ये OROP नाम का ये फुंसी रहेगी ना, तब तक ये नासूर आपको चुभता रहेगा। यानी कि अगर आप 37 लाख हो चाहे 40 लाख हो तो 10 लाख तुम चुप रह सकते हो, लेकिन 30 लाख कोई चुभता रहेगा। क्योंकि सिंपल सी, मैंने एक केस रीड किया था कि जो हमारा OROP का केस जो 16 में लगाया था हमने, कि भाई जो ये आपने पे कमीशन दिया है 1.86 जो था छठा पे कमीशन, उस पर हमारी तनख्वाहें बढ़ गई थी 34%। और यहाँ आपने 2.57 भी दिया है, लेकिन तनख्वाहें बढ़ रही है हमारी 14%।
तो कहाँ 1.86 में 34%, कहाँ 1.86 में 2.57 के अंदर 14%। तो जब ये केस यहाँ पे गया तो वहाँ पे जिसने भी, मैं अभी केस फाइल करने वाला नाम नहीं लूँगा, केस तो बहुत दिन चला, सबको पता कि 22 में फैसला आया इसका। जब 22 में फैसला आया था, तो जब केस चला था, तो उसके अंदर एक बहुत ही बड़ी तगड़ी लाइन थी, जिसने पेटिशन सबमिट की थी, तो उसमें उस सबमिट करने वाली पार्टी ने ये लिखा था कि जो इंक्रीमेंट लागू होता है हमारे को, जैसे सर्विस वाले को, वो इंक्रीमेंट हमारे को इस पे कमीशन के बाद में 10 साल का गैप है, तो 10 साल के बाद में तो पे कमीशन मिलेगा, और 2 साल लग जाते हैं उसके सेटलमेंट में, यानी कि पीपीओ, कोऑर्डिनेशन पीपीओ बना के हमारे खाते में आने तक 10 से 12 साल लग जाते हैं हमारे को। जो एक जवान को या किसी भी रैंक को इंक्रीमेंट मिला 12 साल पहले, तो वो 12 साल पहले वाला इंक्रीमेंट हमारे को 12 साल बाद में जाके उसका 50% मिल रहा है। ठीक है ना, जब उसको आगे लेके गए आप पे कमीशन को, तो उस टाइम ये चीज़ सरकार के पास में इस चीज़ की नोटिफिकेशन भेजी गई थी, एक आदेश जारी किया गया था कि भाई पेंशनर्स के लिए आप जो इसके ऊपर क्या विचार रखते हो कि इनको इंक्रीमेंट क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। तब वहाँ सरकार ने वापस सबमिट किया था अपना एफिडेविट कि भी हम है जो 1 रैंक 1 पेंशन सेवित पे कमीशन में रिकमेंडेशन की हुई है 5 साल में एक बार, और 5 साल में एक बार जब भी हम करेंगे तो उस टाइम इंक्रीमेंट तो ऑलरेडी उस पेमेंट में शामिल हो ही जाएगा, और जो इंक्रीमेंट शामिल होगा उसका 50% इनको मिल जाएगा। तो 5 साल के अंदर रिवीजन होगा उसमें इंक्रीमेंट भी शामिल ही है, कोर्ट ने मान लिया। लेकिन आज मैं आप सभी से पूछता हूँ, ठीक है ना, जिनका रिमेन सबका अनचेंज आया है, अनचेंज आया है, क्या आपका 5 साल आपकी रैंक को इंक्रीमेंट नहीं मिला? 3% इंक्रीमेंट मिलता है हर साल, ठीक है ना, किसी भी रैंक को, बेसिक पेमेंट जो भी है, जो अफसर की क्या है, जवान की क्या है, ये क्या है, लेकिन इंक्रीमेंट 3% है, तो 5 या 15। भाई 18 में पहले लिया था, अब 18 का एवरेज लेके 19 का दिया था हमने ओरोपी 2 को, अभी 23 का लिया, तो आप देख लीजिए 19, 20, 21, 22 और 23, 5 साल का इंक्रीमेंट हो गया, 5 या 15% हमारा इंक्रीमेंट किसका बढ़ा? जो हमारे सर्विसमैन है। आपने 23 का लिया तो 1 जनवरी का उनको लागू हो गया। अब आप बताइए कि उसका 50% हमारा 7.5% बनता है, तो 7.5% हमारी हर किसी की पेमेंट तो बगैर आंख मूंदे ही बढ़ जानी चाहिए। ये अंग्रेजी गवर्नमेंट किसको सिखा रही है? तुम गवर्नमेंट को मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम वो जलेबी क्यों बना रहे हो जो जलेबी जवान जेसीओ को समझ में ना आए और अधिकारी अपना फायदा लेके चले जाए, और ये जवान जेसीओ अपने अधिकारियों के सामने न तो ये पहले ऑन सर्विस मुंह खोल सके और न आज ये खोल सकेंगे। आज भी 80% जो हमारे जवान हैं वो इन अधिकारियों और सरकार के पिट्ठू और पिछलगू लगे हुए हैं, चाहे बुरा लगे तो लाख लगे। आप अपने हक के लिए कभी हो ही नहीं सकते खड़े, क्यों, कहाँ से होंगे आप? क्योंकि वो जम्स हमारे अंदर वो कीड़े है ही नहीं, और जब वो कीड़े नहीं हमारे अंदर तो फिर वो हमारे अंदर उबाल आने का सवाल ही पैदा नहीं है। तो 7.5% हमारे को कम से कम जिनका अनचेंज्ड आया है, अरे भाई क्लियरली हमारा 7.5% हमारा जो बनता था, जो आपने कोर्ट में जो दाखिल हुआ था एफिडेविट, उसके अनुसार भी हमारा 50% तो बनता है। फिर चलो अगर हम लेटर लेते हैं 7/11/2015 का, तो उसमें मिनिमम कर दिया आपने, तो मिनिमम कर दिया तो भी 7.5 का ले लो, आधा ले लो, ठीक है ना, 60 का 4.5%, 4.5% हमारा मिनिमम में भी बढ़ता है, 4.5% तो बढ़ता है। आप कैसे कहते हो कि रिमेन अनचेंज्ड? रिमेन अनचेंज्ड कैसे कह सकते हो? आज किसी के भी आपने वहां तो 5 रैंक 1 पेंशन, यहां 1 पेंशन 5 मतलब उसमें घुसेड़ दिए, ठीक है ना। नायक, टीएस नायक, एसीपी 1 नायक, एसीपी 2 नायक, ऑनरी नायक, हवलदार, एसीपी 1 हवलदार, एसीपी 2 हवलदार, ऑनरी हवलदार, ठीक है ना, और टाइम स्केल हवलदार, 5।
तो यहाँ तो कम से कम आप सोचते कि भी जब इनको कुछ को नहीं मिलेगा तो जिसका हाईएस्ट पेमेंट है उस पेमेंट्स को हम पास कर देते हैं सभी को ही। रैंक तो हवलदार की है, चाहे प्रकार आपने 5 बना दिए, जब कर्नल से लेकर जनरल तक एक दे सकते हो तो एक हवलदार की जिसकी मान लो ACP 2 वाले की सबसे ज़्यादा है तो ACP 2 वाले से लेकर लास्ट हवलदार तक एक ही पेमेंट कर दो ना आप भाई। क्यों आखिर मतलब ये गेम किसके साथ खेल रहे हो साहब? गरीबों की आय तो साहब बहुत बुरी लगती है। गाय और गरीब ये दोनों की हाय खाली नहीं जाती है मेरी सरकार। गाय और गरीब की हाय खाली नहीं जाती है और आप कहीं सोच के बैठ गए होंगे। लेकिन आज अब हमें पूर्व सैनिक, किसान, जवान, अनएम्प्लॉयड, सिविल कर्मचारी जितने भी ये सभी को सोचना पड़ेगा कि जब तुम किसी को बना सकते हो तो तुम उसको उतार के धरती पे बैठा भी सकते हो। जब तक आप लोग ये नहीं करोगे तो आप खुद ही भोगोगे, कोई और नहीं भोगेगा भैया, और कोई नहीं भोगेगा। ये बेसिक मैंने आपको बताया कि ये बेसिक चीज़ थी। ये OROP से आउट कैसे होगी भाई? अगर यही मिल जाती तो ये अनचेंज तो आता ही नहीं। आपको 4.25% तो आपके पास में आता ही आता। 4.25% तो आपके खाते में आपका बढ़ के आता ही आता। जो आपकी बेसिक होती उससे 4.25% बढ़ता ही बढ़ता। बाकी और कुछ सर्विस वालों के बढ़ा है तो वो ही बढ़ेगा। लेकिन इन लोगों ने कौन सा फॉर्मूला लगाया, कौन सी गणित लगाई, कौन सी क्या लगाई है, लेकिन आपको उठा के साफ कर दिया। तो ये तो आपकी OROP की आपको हो गया। सुप्रीम कोर्ट में आज भी वो केस चल रहा है, ठीक है ना, कि भाई अब वापस दायर किया गया है या जो भी है वो उनके लिए आप गाली दे रहे हो, भले ही दो भाई। वो तो आप आज उन्होंने अफसरों की तो सब बल्ले बल्ले करवाई दी है और अब और आपकी बल्ले बल्ले के लिए फिर उन्होंने दोबारा खड़े हुए कि नहीं भाई ये चीज़ तो बहुत और गलत हुई है, और गलत हुई है, और पीछे धकेल दिए इनको। लेकिन मुझे नहीं पता कि आपकी मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। क्या आपको इतना आ रहा है कि अनचेंज नाम की कोई भी पोस्ट हमारे पास आनी ही नहीं चाहिए थी स्पर्श से, ठीक है ना? या हो सकता कि भी हमारी रैंक वालों को इंक्रीमेंट मिला ही ना होगा। अगर किसी की मान लो मतलब एक सुबेदार मित्र लेफ्टिनेंट की उसका 41-50 है, मैं एक ही भाई कर रहा हूँ। कल SM साहब का फ़ोन आया था तो भाई साहब आपके 41-50 वाले को 15% मिला है अपना इंक्रीमेंट, उसका आधा आप लगा लो तो आपकी उतनी बनती है। गवर्नमेंट न दे तो फिर हम मेरा आप क्या करेंगे? ये तो बनती है आपकी, कोई डाउट नहीं है कि नहीं बनती है, समझे आप? कोई डाउट नहीं है तो नहीं बनती है। तो साथियों बात ये कि जिन जिन का मेरे पास में जो वो आया था मतलब शॉट आया और मैंने वो सीट निकाल के रखी थी, उसके साथ में जब मैंने चेक किया तो 2 चीज़ मेरे समझ में आई, वो भी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो वो कि आप सभी को याद होगा कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुए थे हमारे यहाँ पे, जिन्होंने अपने 1 दिन की बर्थ डेट बढ़ाने के लिए कि अगर 1 दिन बढ़ जाती तो वो 1 साल और है जो मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से वो जहाँ उनका जन्म हुआ था वहाँ से वो चीज़ सबूत सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं कर पाए। वो सुप्रीम कोर्ट गए थे अपना कार्यकाल बढ़ाने के लिए 1 दिन, ठीक है ना, और वो 1 दिन वो नहीं हुआ तो उनको मतलब रिटायरमेंट लेना पड़ा। तो साहब जब दिया हुआ है 30 बाद में 30.5 तो अगर 30 साल से 1 दिन भी ज़्यादा है तो वो 3.5 में आएगा। अगर 3.5 से ज़्यादा है उसकी 5 महीने से 6ठे महीने में प्रवेश कर गया है तो वो 31 के क्लब में आएगा। 31.5 में है, 31 से ज़्यादा अगर उसकी 2 दिन है तो वो 31.5 वाले क्लब में आएगा। तो ये उठा के सीधा का सीधा ही मतलब कि जैसे पीछे से गवर्नमेंट का प्रेशर है इनको कि जैसे ही चुनाव आयोग अभी हरियाणा का हो जाएगा, कश्मीर का हो जाएगा, फिर वो महाराष्ट्र में जाना, जो ये चुनाव करवाने उससे पहले कंप्लीशन रिपोर्ट मांग रहे हैं। तो सबसे दी बेस्ट तरीका ये सूझा कि जिसका रैंक देखो
और टेबल देखो, DSW ने दिया अपने को, तो ये मैं स्पष्ट ही बात कर रहा हूँ, अपने ऊपर तो आएगा नहीं। जिसका आप वो छोड़ दो, किसकी नौकरी कितनी है, वो बाद में अपने आप मतलब इस पर्स में आते रहेंगे शिकायतें, और हम सॉल्व करते रहेंगे। अभी शॉर्टकट अपनाओ कि बस सीधा उसका वो देखो, रैंक देखो और उसकी पेमेंट देखो। उसके अंदर अगर पहले वाली कितनी है, ज़्यादा है, मार दो वो मैसेज, बल्क के अंदर मार दो। बस देखना क्या है, आपका टेबल आगे सामने आ गया, सामने टेबल में लिखा हुआ है कि ORP3 में कितनी है, पहले कितनी है, बस और कुछ नहीं है। अब आपकी नौकरी कितनी है, क्या है, उसके पीछे जाने में उनको टाइम नहीं है, उतना वो जाएंगे तो वो 1 महीने में क्या 6 महीने में ही काम नहीं कर पाएंगे। तो अगला पूरा 5 साल पड़ा उनको ये रेक्टिफिकेशन करने के लिए, पूरा 5 साल पड़ा हुआ है। अब जो करेगा उसको अपना मिल जाएगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। यानी कि आपको मैंने बता दिया कि अगर आप 3.5 के बाद में अगर 7 दिन 8 दिन भी नौकरी किए हुए हैं तो आप 31 साल वाले में आएंगे। 31 साल वाले की आपकी देखो, और वो आप है जो कंप्लेंट है तो इस पर्स में डालो, ठीक है ना। देना पड़ेगा उसको, 110% देना पड़ेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दिया कि एक दिन अगर वो बढ़ जाता उनका डेट ऑफ बर्थ से, तो वो आगे भी अपनी कुर्सी कायम रखते ना। तो ऐसे सब पे लागू होता है, ऐसा नहीं है हम रात को 31 को रिटायर होते हैं तो उसके बाद में फिर 1 तारीख से हमारे को कैसे इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, क्यों हमने 31 को रात को 12 बजे रिटायर्ड हो गए, अगला दिन काउंट नहीं हुआ। तो कितने लोग वंचित होते थे। अब कोर्ट से ये फैसले आने लगे कि उनको एक इंक्रीमेंट ज़्यादा दे के भेजो, लेकिन दिया अभी तक किसी को नहीं है। सरकार ने कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी दिया किसी को नहीं। इसलिए आप में से जो जिनका भी अनचेंज्ड आया है, जितनों का आया है, उसमें से 90% आदमी को 90% आदमी को 100% आपको ग्रीवेंस डालना पड़ेगा। अगर आपको अपनी 2, 4, 10, 100, 50 जो भी बढ़ने वाले हैं अगर लेने हैं तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, आप आराम से बैठिए। और विशेष तौर से मैं बोल रहा हूँ कि अभी हमारे में से कोई संगठन अभी तक ORP को 1 महीना हुआ बाहर जिनको आए हुए, इस जिन को सब दारू पिला रहे हैं, कोई ठंडा पिलाने के लिए एक संगठन बाहर नहीं आया। एक संगठन का आज कहीं पर भी सोशल मीडिया के अंदर ये नहीं कि भाई फलाने संगठन का ये मतलब कंडेम किया है कि ये क्या कर दिया आपने, हमारी जो पहले पीठ में घोंपा हुआ था उसको पीठ से निकाल के छाती पे क्यों घोंप दिया, नहीं बोला। क्यों कि अब सबको पता कि अगर हम बैठेंगे तो पैसा कौन देगा हमारे को। जो हमने जो पहले 13 महीने का जो एग्जाम्पल पेश किया है एक्स मैनों के सामने, उसमें हम ही तो थे, हम ही थे। और जो किया है तो अब किस मुंह से वापस बोलेंगे तुम आओ, ठीक है ना, किस मुंह से बोलेंगे और क्यों आएंगे वो। ये अपन 2 का बस एनोमली का सॉल्व हो गया, ऐसे ही 3 का होगा। तो उससे अच्छा है कि 4 पैसे अपनी मजदूरी कर रहे हैं, उस काम को ना छोड़े। 2 दिन की तनख्वाह भी अगर 1000 रुपये कहीं मिल रहा होगा उसको, तो 2000 रुपये खर्च करेगा, उसके साथ में 2000 की तो वो जाएगी और 1000 वो खर्च करेगा, तो वो एक 24 घंटे का 3000 का नुकसान क्यों लेगा अपना। ये नॉर्मली बता रहा हूँ, नहीं लेगा वो, कभी नहीं लेगा। तो जाऊँगा आऊँगा 2 दिन वो खराब हो जाएंगे और 1000 रुपये खर्चा हो जाएगा, तो 2 दिन की पेमेंट कट जाएगी और 1000 रुपये खर्च हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो विश्वास भी वो सारे संगठन खो चुके हैं। अब वही आगे आए जिनके पास में विश्वास नाम की कोई चीज़ है, वो आगे आए। अदरवाइज अपना मुंह सैनिकों को तो मत दिखाना। और ये जो एनोमली जो मैंने बड़ी बड़ी बताई है, जो ये अपना इंक्रीमेंट वाली, उम्र वाली, तो ये मैंने जो जिनके 12-12, 13-13 लाख जो फॉलोवर है उनको भी फ़ोन करके मैंने बताया है, और साथ में अपने 2-4 ही है तो उनको मैंने फ़ोन कर बताया कि भाई आप लोग तो कम से कम ग्रीवेंस डाल के, आपके इतने फॉलोवर है और वीडियो डाल के उनको तो जगाओ कि तुम लोग, मेरी बात तो कहाँ तक पहुँचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 आदमी तक। 1000 से आगे मेरी आवाज़ नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी कि भाई अगर मैं कहता रहा कि मुझे सब्सक्राइब मत करो, मेरा वीडियो फॉरवर्ड करो, तो इसका मतलब ये होगा वीडियो भी फॉरवर्ड नहीं करना है, ठीक है ना। आप करोगे तो उनको पता चलेगा, तो वो लोग भी आगे बढ़ेंगे।
और जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मेरे पास खुशखबरी तो है ही नहीं, क्योंकि ये सरकार सैनिकों को या किसी को भी छोड़ दो, खुशखबरी इसके पास में कुछ नहीं है। खुशखबरी एक ही है, पुल बनाया था बीच में से धंस गया, एयरपोर्ट बनाया था बीच में से निकल गया, पुल चल रहा था अपना निर्माणाधीन चल रहा था, बस 75% बना, पीछे वाला पूरा गिर गया। तो ये इस तरह की मतलब हमारे पास बहुत है बिल्कुल ही। हमारा मतलब अब आगे हम आते हैं, एसएम साहब का 24 तारीख की पिटाई हुई थी, आज हो गया 3 अक्टूबर, ठीक है ना, 6 दिन वो और 9 दिन। तो मैंने 8 दिन तक वॉच किया कि देखते हैं कितने लोग जाके वहाँ पे उसके बंदे के साथ में खड़े होते हैं, जबकि उसका सारा का सारा सर फोड़ा, जो कुछ किया एक तिनके के लिए, एक तिनका पड़ोसी के पास चला गया झाड़ू मारते टाइम। अब सोचो आप, दारू पी के वो भी, तो वहाँ तो बॉर्डर के ऊपर तो जो आतंकवादी है वो हम सारे सर्विसमैन को मार रहे हैं। यहाँ पर अभी पिछले 2 महीने से सिपाही को नंगा करके पीटा, मेजर को घर से उठाया, ऑफिसर्स के साथ में लेडीज गई, उनकी इज्जत लूटी गई, ऑफिसर के साथ में ब्रिगेडियर की लड़की को बेइज्जत किया गया, उसके साथ बुरा हाल किया गया और उस मेजर साहब को पीटा गया। आगे बहुत कुछ हुआ। अभी इन सूबेदार मेजर साहब थे, अब कौन बताए, सिविल को क्या पता कि सूबेदार मेजर क्या होता है, कि सूबेदार मेजर यूनिट का दूसरा बाप होता है, दूसरा बाप होता है सूबेदार मेजर, लेकिन कोई बताएगा नहीं, क्योंकि चेन ऑफ कमांड में सूबेदार मेजर इज द फर्स्ट स्टेप। चेन ऑफ कमांड जो हमारी बनती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक, तो सबसे पहला स्टेप आता है सूबेदार मेजर। ही इज द रेज इश्यू ऑफ द जेएसयूज एंड ओआर। सारे यूनिट के जेएसयूज ओआर उसके अंडर में आते हैं, और रात को सारों की सकुशलता की रिपोर्ट वो अपने कमांडिंग अफसर को देता है जो मेरे नीचे है, और वही सीओ अपने ब्रिगेड कमांडर को देता है, तब अफसरों को मिला के देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आगे बढ़ती है, पूरी रात को चीफ तक वो रिपोर्ट जाती है। तो आप सोचो कि सूबेदार मेजर क्या होता है, और पढ़ना है तो फिर आप DSR 153 पढ़ लो, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द एसएम। 151 पढ़ लो, आपको पता चल क्या है एसएम, रिसालदार मेजर। लेकिन किसको पढ़ने के लिए, क्यों पढ़े वो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि वहाँ आतंकवादी मार रहे हैं और यहाँ सरकार के पाले हुए गुंडे, मैं उनको पुलिस नहीं कह सकता, और उनके राज्य सरकारों के पाले हुए गुंडे सभी को क्यों कि सैनिकों की उनको वो सहन नहीं हो रही कि कैसे समाज में इनको डिग्रेड किया जाए। और तुम कुछ भी कर लो, वो नहीं हो सकता है, उसने कुर्बानी दी है, उसका साथी कुर्बानी दे रहा है, तुम लोग नहीं कर सकते। हाँ, अब इसका सॉल्यूशन कैसे हो, अगर जैसे आज वकीलों को कितना मारपीट पड़ती थी क्लाइंट के द्वारा, जो वकील स्ट्रांगली खड़ा होता था, उन कितने वकीलों को मर्डर भी हुआ है, गोलियां चली है। तो आखिर हर स्टेट ने बनाया एडवोकेट सेफ्टी एक्ट, तो आज वो सुरक्षित हुए उस एक्ट के द्वारा, कम से कम उसकी फैमिली को वो कुछ मिलने लगा। तो आप भी पूर्व सैनिकों का या जो भी सैनिकों के साथ में जो ये हो रहा है, उसका प्रोटेक्शन एक्ट बनाइए सरकार। हम लोग कोई वहाँ भांगड़ा करने नहीं गए थे 35 साल, या जो ये 60 साल हमारे अधिकारी साहब लोग करके आ रहे हैं, 60 साल ये इस देश की मृत्यु की उम्र है, जो पिटने के लिए नहीं है। 54 साल एक सूबेदार मेजर की एज होती है तब वो आता है, तो ये पिटने के लिए नहीं है। तो इनकी सेफ्टी रूल कौन बनाएगा? जब पुलिस आपके बनाए हुए कानून को नहीं मानती है, तो बाद में अगर सेना वो कानून अपने हाथ में लेगी, तो फिर गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट जो आज संज्ञान तक नहीं ले रहा है कि सैनिकों के साथ में 2 महीने में इस देश में कितने हमले हो गए, वो संज्ञान तक नहीं ले रहा है कि सैनिक भी एक कौम है जो इस देश के अंदर अपना बहुत कुछ योगदान रखती है। वो सेना में था तब भी और बाहर है तब भी। कोविड में देखा नहीं कैसे मतलब वॉलंटियर सैनिकों ने आके अपनी सेवाएं दी, ट्रैफिक पुलिस में खड़े हुए इन्हीं पुलिस वालों के साथ में। लेकिन सब भूल जाते हैं काम निकलने के बाद में, और ये सरकार भी वोट लेने के बाद में सब भूल चुकी है और अपना तीसरा टर्म पूरा कर रही है और चौथे की सपने देख रही है।
और वो सपने साकार अभी आप लोगों ने करने हैं। कैसे करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक और अच्छे मुद्दे के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। का नाम है लालचंद मीणा एसआई, एक अनिल कादियान। दो नशे की हालत में घर में आते हैं, जैसा कि उसने लेटर में लिखा है, और उनको थाने ले जाने की कोशिश करते हैं। शाम को करीब 8-9 बजे का टाइम होगा। तो बुजुर्ग कहते हैं कि अब मैं सुबह आ जाऊंगा। उन्हें इतना एहसास नहीं था कि उनके साथ ये होगा, लेकिन वो नहीं मानते हैं, जबरदस्ती खींचातानी करते हैं। गली के मोहल्ले सब पूरा खड़ा हो जाता है, ये क्या कर रहे हैं आप। लेकिन वो दोनों ही नशे में धुत उनको खींच के ले जा। जब वो नहीं जाने की कोशिश करते तो हेलमेट उठा के एक उसके सर में मार देता है, बुजुर्ग के, सूबेदार मेजर के सर में। सर से ब्लीडिंग होती है। फिर वो जबरदस्ती खींच के थाने में ले जाते हैं। वहां पर और पुलिस वाले इकट्ठे हो जाते हैं, तुम्हारी पेंशन बंद करा देंगे, 7 साल जेल में रखेंगे, ऐसा उन्होंने लिखा है। लड़कियां रोती रहीं, बिलखती रहीं, जो कि वीडियो बड़ा दर्दमय है। जो देखते हैं हम लोग तो बड़ा दुख होता है वो हालत। तो ये सब क्या है? मैं नहीं चाहता हूं इन चीजों को ज्यादा मीडिया में व्याख्यान करना कि हम एक पूर्व सैनिक